वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। मौसम की सूरत हाल जनाब बड़ी अनप्रिडिक्टेबल हुई है। कल भी घन गरज के साथ बहुत तेज़ बारिश हुई है कराची में, और अभी भी हम देख सकते हैं कि सड़कों पे काफ़ी जगह पानी जमा हुआ है। कयूमाबाद फ्लाईओवर की अगर बात करें, वहाँ पे बदतरीन ट्रैफिक जाम था कल, जिसकी वजह से कई लोग बड़ी मुश्किल का शिकार भी हुए। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो कराची का सफाई का मामला है वो ऐसा लगता है फिर इल्तिवा में पड़ गया है। अली जैदी साहब ने कल बाकायदा इस पर बात की। पहले तो इस पर फंड्स के हवाले से बात हो रही थी कि FWO ने जो तखमीना लगाया है कि पूरे शहर कराची की अगर सफाई की जाती है, गार्बेज को कलेक्ट किया जाता है, उसको लैंडफिल तक पहुंचाया जाता है, तो असूली तौर पे इसको इफ़ेक्टिवली करने के लिए 1 अरब रुपए दरकार हैं। अब अली जैदी साहब ने जो कॉल दी थी उसके बाद जो लोगों ने फंड्स जमा किए हैं, जिसमें डोनेशंस दी हैं, वो तकरीबन 12 करोड़ हैं। समझ नहीं आता कि सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, क्या इनको इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप और मैं जो फैक्ट्स एंड फिगर्स देख रहे हैं, कराची इन टर्म्स ऑफ आर कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी, टू द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पाकिस्तान सबसे ज़्यादा है। तो शहर कराची की सफाई, उसकी देखभाल का मामला क्यों इतना ख़राब है, आज भी हमारी समझ से बालातर है। मेरे एक दोस्त हैं अली काज़मी, और आप उनके वालिदैन से वाकिफ़ होंगे। पाकिस्तान फिल्म यानी टेलीविज़न इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, साहिरा काज़मी एज अ प्रोड्यूसर, एंड ऑफ कोर्स राहत काज़मी हु हैज़ आल्सो बीन माय टीचर। उन्होंने एक ड्रामा प्रोड्यूस किया था, किस्सा है गुज़रे दिनों का। इट वाज अ टेली फिल्म, और ये तकरीबन मेरे ख्याल में लेट 90s में आया था। एंड अली समहाउ फाउंड अ कॉपी ऑफ दैट, बिकॉज वो खुद चाइल्ड स्टार थे और उसमें एक्ट कर रहे थे। एंड शुरू जब वो ड्रामा होता है और उसमें आप शहर कराची के मनाजिर अगर देखें तो यकीनन यू गो बैक टू द टाइम व्हेन दिस वाज कॉल्ड द सिटी ऑफ लाइट्स। लेकिन ये पिछली चंद दिहाइयों में हमने इसके साथ कितनी ज़्यादती की है वो आज हमारे सामने है। इस वक्त अब्र रहमत, यानी पहले बात की जाती थी कराची में पानी नहीं है, कराची में बारिश नहीं हो रही, वबाई अमराज इस वजह से फूटने का अंदेशा है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डस्ट हैंगिंग इन द एयर। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बरक्स है। पानी अगर बरस रहा है तो वो फिर सड़कों पे जमा हो रहा है। कहते तो हैं लोग कि जब जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, लेकिन शायद ये हमारे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल सिनेरियो पे अप्लाई हो रहा है। इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है और वेदर के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इसके बारे में हमारे पास एक पैकेज मौजूद है। आइए आपको ये पैकेज दिखाते हैं। अच्छा, पहले बल्कि रिपोर्ट दिखाने से पहले DG मेट हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हुए जानते हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले चंद घंटों में क्या प्रेडिक्शन, क्या फोकास्ट दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताइए कि कराची वाले बारिश एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इस दफ़ा तो ऐसा लग रहा है कि आपकी तमाम पेशन गोइयाँ, तमाम फोकास्ट जो हैं वेदर के हवाले से वो बिल्कुल ठीक बैठ रही हैं। अगले चंद दिनों में, अगले कुछ घंटों में क्या फोकास्ट है कराची के लिए? जी बहुत शुक्रिया, आपने फोरकास्ट हमारी तारीफ की। देखें, ये जो सिस्टम था, सर्कुलेशन थी नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी पे और इंडियन रन ऑफ कच्छ के इलाके में, तो उसके इन्फ्लुएंस में 2 दिन बारिश हुई है। कल भी हुई है, परसों भी हुई है, कराची में भी और बाकी सिंध में भी। आज भी रिपोर्ट्स आई हैं, यानी कल वाली बारिश आज रिपोर्ट हुई है। सही। तो उसमें भदीन, ठट्ठा और थरपारकर डिस्ट्रिक्ट का स्टेशन है मिठी, इन सब जगहों में बारिश हुई है, कराची में हुई है। तो ये काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गया। अब इसमें इतनी सख्त नहीं रही कि मज़ीद कुछ ज़्यादा बारिश दे सके। बस आज मैं यही तवक्को कर रहा हूँ कि लाइट रेन हो सकती है शाम में या रात में। ओके। और जी आगे की सूरत हाल भी ठीक है, कोई इतना नज़दीक कोई सिस्टम नहीं है अगले 3-4 और आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में क्या है कि कोई और इस तरह का बारिश का सिस्टम कराची में और एडजॉइनिंग एरियाज में एंटर होगा, साहिली पट्टी पे आएगा, या फिर हम जिस तरह दीगर शहरों की अगर बात करें, लाहौर और इस्लामाबाद में देखा गया है कि जैसे ही थोड़ी गर्मी ज़्यादा बढ़ती है वहाँ पे भी अनएक्सपेक्टेड रेन्स हो रही हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, आने वाले दिनों के बारे में ये कह सकता हूँ कि एक दोबारा एक लो प्रेशर एरिया की फॉर्मेशन हुई है नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, यानी खलीज बंगाल के हेड और जो इंडिया का कोस्ट है, ओडिशा कोस्ट एडजॉइनिंग, उन एरियाज पे मौजूद है लो प्रेशर एरिया। तो देखते हैं उसकी मूवमेंट किस तरफ होती है। अगर वो नॉर्थ वेस्ट वर्ड जाता है तो हमारे पंजाब के इलाके ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं, और अगर इधर आता है तो
वो अगले 2 दिन में ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद होने का। DG में से हम गुफ्तगू कर रहे थे कराची और दीगर शहरों में मौसम के हाल अहवाल के हवाले से। अच्छा जी, इस पर हमने एक पैकेज भी बनाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब बात मुझे ये लगती है, और हाल ही में क्योंकि आई वेंट ऑन अ वेकेशन, और इंग्लैंड में आपको पता है कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल वेदर होता है। आप अगर छतरी लेके निकलते हैं तो आपको ये नहीं पता कि बारिश होगी या धूप निकलेगी, लेकिन बहरहाल उनकी भी जो फोरकास्ट होती है वो काफ़ी हद तक सही होती है। सवाल ये पैदा होता है कि कराची में अब ये बारिशों का सिलसिला शुरू हुए हुए काफ़ी वक्त गुजर गया, लेकिन अगर मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूं, सिवाय होटल्स की मैनेजमेंट के जो कि बेचारे अपने जो गेस्ट होते हैं उनको दे देते हैं, मैंने अम्ब्रेलास यानी छतरियों का फैशन पाकिस्तान में नहीं देखा। ना आपको ये आसानी से मैसर होती है, ना किसी सुपरमार्केट में आसानी से मिल रही है। आई मीन दिस इज़ बियॉन्ड मी कि अगर आप बारिश की बात ना भी करें, शदीद धूप होती है, लेकिन हमारे यहाँ कोई रिवाज नहीं है कि धूप में या बारिश में छतरी लेकर बाहर निकला जाए। आई थिंक इसकी एक वजह यह है कि हमारे शहर और हमारा मुल्क शायद पैदल चलने वालों के लिए है ही नहीं। हमारे यहाँ बेचारे पैदल सिर्फ वही चलते हैं जिनके पास कोई सवारी नहीं होती, और उनके बारे में क्या सोचना, अगर उनके पास छतरी नहीं भी है, अगर वो भीग जाते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। लेट्स टेक अ क्विक लुक एट दिस पैकेज अबाउट द वेदर, और उसके बाद बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। खुदा की रहमत इंतजामी नाअहली से ज़हमत बन गई। कराची का हाल बारिश से बेहाल, कल का पानी आज भी ना निकाला जा सका। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, ओल्ड सिटी एरिया, टूटी सड़कें, उस पर कहीं पानी तो कहीं कीचड़, अवाम सख्त परेशान। कई दफे तो मैं गिरा हूँ, कीचड़ ही कीचड़ है, चारों तरफ कीचड़ है। गंदगी इतनी हो रही है, आज आने जाने को रास्ता देखो मिलता नहीं, कीचड़ ही कीचड़ है। सुपर हाईवे के करीब तेज बारिश से थुड्डो डैम ओवरफ्लो हो गया, करीबी इलाके डूब गए। कोरंगी कॉजवे की सड़क ज़ेरे आब आ गई, जिसके बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बलोच कॉलोनी से कोरंगी ब्रोक्स चौरंगी जाने के लिए रास्ता भी बंद पड़ा है। थोड़ी सी बारिश में तो ये हाल है, आने वाले दिनों में क्या होगा? एक ज़माना था हम कहते थे कि अगर बारिश हो तो सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू आती है, जिससे आपको पता चलता है कि मौसम अबर आलूद है, बारिश हुई है और आपका चाय और पकौड़े खाने को दिल चाहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची में इंतज़ामी सूरत हाल इस कदर नाकस है, और ख़ास तौर पे ये जो वेस्ट मैनेजमेंट का मामला है कि हम जगह जगह पहले तो सिर्फ ये बात करते थे कि सड़कों में पॉट होल्स बन जाते थे, पानी खड़ा हो जाता था, लेकिन अब सूरत हाल उससे बरक्स है। जो कचरा उठाया नहीं जा रहा था सही तरीके से, जो वेस्ट डंपिंग ग्राउंड्स बना था, वो भी इस पानी में शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से वबाई अमराज फैलने का अंदेशा तो है ही, मगर उससे पहले जो गंदगी की सूरत हाल है, जो स्मेल है, जो स्टेंच है सिटी में, इट्स रियली रियली बैड एट द पॉइंट। लेकिन बहरहाल जी, इस पर उम्मीद करते हैं और दुआएं करें जी, इसके लिए भी कोई ख़ास नवाफिल मान लें, कोई अमलियात करें कि हमारी सोई हुई इंतज़ामिया को शायद होश आ जाए, वो इसकी तरफ गौर फिक्र करने लगे। अब जी वर्ल्ड पैकेज पे एक नज़र डालते हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त क्या सूरत हाल है, व्हाट आर द टॉप stories. Let's take a look at that. जी जनाब, बहुत ही अहम जो ख़बरें थी पूरी दुनिया की आपके सामने। एहतजाज की फ़िज़ा बरपा है हांगकॉन्ग में भी, और शायद जिन चीज़ों के बारे में हम कहते थे कि जी सिविलाइज माशरे इनके ऊपर ज़रा तरीके से चलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मॉब्स का, प्रोटेस्ट का पूरी दुनिया में एक ही कल्चर है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा फ़र्क हमें यूके में नज़र आता है, जहाँ पर ब्रेक्जिट एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसके लिए आपने कहा कि कैंपेनिंग भी शुरू होगी, पब्लिक ओपिनियन को भी, लेकिन वहाँ पर एहतजाज हो रहा है तो काफ़ी सिविलाइज तरीके से हो रहा है। मेरे ख्याल में इससे भी हमें कुछ सीखना चाहिए। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और ज़रा नेशनल न्यूज़ की तरफ भी नजर डालेंगे, एंड वी फाइंड आउट व्हाट इज़ आज इन फोकस। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा किरदार है जिसका एक ही नारा है, मैं ना मानूं। आप उसको कुछ भी कह लें, उन्होंने आपकी बात नहीं माननी, चाहे आप लॉजिक की बात करें, चाहे आप जज्बात को अपील करें, चाहे आप उनकी अकल को अपील करने की कोशिश करें, लेकिन अपने आंखों के सामने रखा हुआ जो सच है वो उसको भी बुलंद बांग तरीके से उससे इनकारी हो जाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं है, ज़रा अपने पड़ोस में देख लें। हमारे पड़ोस में पूरा मुल्क है जी, भारत, जो हमारे साथ यही करता है। लेकिन इस पे बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज नेशनली के ऊपर।
जी जनाब, और जिस तरह कि मैंने पहले आपसे कहा था कि बड़ी अहम खबर ये थी, जिस तरह आपने देखा कि कुलभूषण यादव के हवाले से भारत ने आईसीजे से रुजू किया था और उनके हक में भी फैसला आया कि उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को चाहिए कि वो काउंसलर एक्सेस दे दे, और फिर गुडविल जेस्चर के तौर पर पाकिस्तान ने इसको अपहोल्ड किया। हालांकि इसके ऊपर कोई कानूनी उनके ऊपर कदगन या पाबंदी इस बारे में आयद नहीं थी। अब जब ये काउंसलर रसाई कुलभूषण यादव को दे दी गई है, उस पर भी एतराज़ हाई कमीशन ऑफ इंडिया ने उसका इजहार किया था। उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये बहुत ही ज़्यादा पाबंदियों के साथ ये काउंसलर एक्सेस दिया गया है जो कि उनको कबूल नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर गजनफर अली, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वजह है कि भारत की ये मैं ना मानूं की रट ख़त्म नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम गजनफर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। आपसे ज़रा इस हवाले से आपका एनालिसिस लेना चाहती थी कि अब जो ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं भारतीय हाई कमीशन के काउंसलर एक्सेस के हवाले से, उसकी बेसिस क्या है? किस वजह से अभी भी उनको लगता है कि नहीं जी काउंसलर एक्सेस की जो शराइत हैं, जो माहौल है, वो साजगार नहीं है? असल में अगर आईसीजी का फैसला जो है वो इम्पार्शलिटी से बगैर किसी बायसेस के और बगैर किसी प्रोपेगेंडे के आप पढ़ना चाहें जी, और उसके ऊपर गौर करना चाहें एक अक्लमंद आदमी की तरह, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, मैं नहीं कह रहा, इंडिया के जो एक्स चीफ जस्टिस थे उनका इंटरव्यू पिछले दिनों आ रहा था और उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया है कि जो आरएसएस और बीजेपी की लीडरशिप है, इनके जहन में गाय का गोबर भरा हुआ है। अब जिनके जहन में गोबर भरा हुआ है, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अक्लमंदी से उस फैसले को पढ़ेंगे, फहम से उस फैसले को पढ़ेंगे? वो फैसला ये कहता है कि पाकिस्तान उनको काउंसलर एक्सेस देगा और उसी की एक क्लॉज है कि तमाम चीजें या तमाम मामलात जो हैं वो पाकिस्तान में नाफिज कवानीन के तहत हैंडल किए जाएंगे, बेशक अकॉर्डिंग टू द लॉज प्रिवेलेंट इन पाकिस्तान। मतलब ये है कि काउंसलर एक्सेस आपने देनी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सदर बाजार में जाके बिठा देंगे या लिबर्टी में जाके या कराची की जाके तारिक रोड पे या किसी इंटर कॉन्टिनेंटल में बिठा देगा, वहाँ काउंसलर को कहेंगे ये आके आकर मिल लो जी। जो आदमी दहशतगर्दी के जुर्म में, जासूसी के जुर्म में, लोगों के मारने के जुर्म में जो इसके ऊपर जराइम है, और किसी मुल्क में एक सर्विंग ऑफिसर जेनीवा कन्वेंशन के तहत एक सर्विंग ऑफिसर किसी मुल्क के अंदर पकड़ा जाए और उस मुल्क की वहदत को तकसीम कर रहा हो डिस्टर्ब का, तो बुनियादी तौर पे तो उस पर जेनीवा कन्वेंशन ये कहता है कि उसको राइट ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल डिनाई कर दें एंड ही शुड बी ट्राइड फॉर द वॉर क्राइम। अब इसमें कोई शकूक नहीं है, दुनिया के असूल है, हमने नहीं बनाए, पाकिस्तान ने नहीं बनाया। लेकिन अगर इंडिया से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कोई एक कदम आगे जाके उनको 3 कदम आगे ले आएंगे, तो आई एम सॉरी, दैट विल नॉट हैपन। ब्रिगेडियर साहब, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है, जिस तरफ आपने खुद निशानदेही की कि अगर ये केस पाकिस्तान के लॉ सिस्टम, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लीगल सिस्टम के मुताबिक हल होना है, तो ये काउंसलर एक्सेस देने के बाद भी जिस तरह हम कहते हैं कि अब स्टेट टेकअप करती है टेररिज्म एक्ट्स के हवाले से, यानी लोकल भी हम देखते हैं कि कोई अगर पाकिस्तानी भी दहशतगर्दी के जुर्म में पकड़ा जाता है, आपने खुद जैसे कहा कि इतने बड़े जानी नुकसान से वो मुलव्वस पाया जाता है उसके अंदर, तो फिर स्टेट खुद एक्शन लेती है। ऐसी सूरत हाल में ये केस, इसका लीगल मैटर आप आगे बढ़ता हुआ कैसे देख रहे हैं? असल में तो हमारी गलती ये थी कि वी एक्सेप्टेड टू गो इनटू द आईसीजे। आपसे मुझे एक सवाल पूरी दुनिया से करता हूँ और आईसीजे से भी करता हूँ, पाकिस्तान की हुकूमत से करते हैं, इमरान खान साहब से या पूरे बाकी लोगों से सवाल करता हूँ कि जब पाकिस्तान का जहाज अटलांटिक जो आपके अपने कच्चे के इलाके में, आपके अपने एरिया के अंदर फ्लाई कर रहा था, हमारी पाकिस्तान की सरहद के अंदर फ्लाई कर रहा था, उसको इंडिया ने टारगेट किया, जिसमें नेवी के बड़े काबिल, एक तो आपका एसेट तो तबाह हुआ ही ना, करोड़ों का, $बिलियन का एसेट तो तबाह हुआ, वो जो जाने 11 लोगों की गई, जिनकी फैमिली थी, जिनके बच्चे थे, जिनके माँ बाप थे, वो जो शहीद हो गए उसमें, उसके ऊपर पाकिस्तान जब आईसीजे में केस लेके गया, उन्होंने उस केस को सुनने से इनकार कर दिया और इंडिया ने वहां जाने से इनकार कर दिया। तो देखिए, ये दुनिया टिट फॉर टैट की दुनिया है, ये दुनिया डिसेंसी की दुनिया नहीं है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मोरालिटी कोई मायने नहीं रखती, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लीगैलिटी मायने रखती है, कानून मायने रखता है। तो पहले तो पाकिस्तान की वीकनेस थी कि वी वेंट टू आईसीजे। अब आईसीजे में अब देयर वाज नो नीड टू गो, यू कुड से, अमेरिका ने नहीं कहा,
या अमेरिका के खिलाफ फैसले नहीं आए आईसीजे के, उनका 12 विद यू यार, हम नहीं एक्सेप्ट करते आपका फैसला। ब्रिगेडियर साहब, तो आपका कहना है ये जो हम पॉलिटिकल माइल स्कोरिंग करते हैं या फिर इसके अलावा जब हम मॉरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश करते हैं, मुल्की और ये रीजनल पॉलिटिक्स में इसकी इस वक्त ज़्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन बहरहाल जब भी तारीख लिखी जाएगी इस खित्ते की तो वी विल बी रिमेंबर टू बी अप होल्डिंग द हाइस्ट आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया अपने आप को एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक माशरा तो कहता है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, लेकिन जितनी ज़्यादा जमहूरी इक़दार की पामाली इंडिया में और आज के इंडिया में 2019 के इंडिया में हो रही है, शायद ही इसकी कोई मिसाल मिलती हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे मिलो पाकिस्तान में एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज ज़रा शुरू की जो हमारी गुफ्तगू होती है वो काफ़ी तेज़ जा रही थी और हमारे पास बहुत सारे मुल्की और गैर मुल्की उमूर थे जिन पे बात करनी थी। आई थॉट कि आई विल टेक दिस 1 मिनट टू टॉक टू यू अबाउट कि हमारे लिए जब हम एजुकेशन या लिटरेसी की बात करते हैं, हमें किसी किताब में भी या किसी भी कोर्स या किसी भी डिग्री में ज़िंदगी के रियल चैलेंजेस के बारे में सिखाया नहीं जाता। ये बात हमने पहले भी की है कि इस वक्त जितने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उसमें से 60% ऐसी जॉब्स में जाएंगे जो अभी तक ईजाद नहीं की गई हैं। इसका ये मतलब निकलता है कि जब आज आप उनको पढ़ाई के ज़रिए, तालीम के ज़रिए इस जेवर से आरास्ता कर रहे हैं कि उनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत हो, वो लॉजिक के ज़रिए, क्रिएटिविटी के ज़रिए आने वाली दुनिया के मसाइल को हल कर सकें, सो हाउ डू यू एक्चुअली इक्विप देम विद दैट? क्योंकि आने वाले दिनों में जब नई रिसर्च सामने आएगी तो क्या उनकी पढ़ाई, उनको ये समझाना, उनकी जो हमने ये बेस या फाउंडेशन बनाई है ये बिल्कुल रायगाह जाएगी? दैट इज़ द की क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स। और इसी हवाले से अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो एक स्कूल ऑफ थॉट, एक बहुत ही अहम स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि तभी आपको ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ की ज़रूरत है, तभी आपको कंपैशन की, एहसास की, हमदर्दी की ज़रूरत है। जहाँ आप इस टेक्नोलॉजी को, टूल्स को, जो काम आज आपके लिए मुश्किल है, मिसाल के तौर पे पहले आप अगर किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे तो आपको बहुत सारी किताबों को देखना पड़ता था, लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, किसी एक्सपर्ट से बात करनी पड़ती थी। अब ये जो इंफॉर्मेशन या डाटा कलेक्शन है ये कदरे आसान हो गया है। अब आपके पास पैटर्न्स मौजूद हैं। मुझे हमेशा याद है कि हमें मैनेजमेंट की किताबों में पढ़ाते थे कि कंज्यूमर के बारे में रिसर्च करने के लिए उस ज़माने में, या अगर आप 80 की दहाई को देखें, 90 की दहाई को देखें, तो बाकायदा इन्वेस्टिगेशन रिसर्च कंपनीज़ हुआ करती थी जो जाके एक किसी भी मोहल्ले के गार्बेज कैंस को देखती थी कि लोग कौन कौन से प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो जब आप उनके पास सर्वे के लिए पहुँचें या क्वेश्चंस करें तो वो आपको सही जवाबात ना दें। सो उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको क्रॉस चेक करने के लिए बाकायदा लोगों के जो डस्टबिन्स होते थे उनको चेक किया जाता था। आज आपके पास अगर मार्केटियर्स ही की बात करें, ये तमाम डेटा कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कितने बजे ले रहे हैं, कितना फ्रीक्वेंटली उसकी परचेज़ आप एक महीने में या एक हफ़्ते में करते हैं, उसके इस्तेमाल के औकात क्या हैं, ये सब चीज़ें आपकी ऑनलाइन ज़िंदगी की वजह से आपके पास मैसर हैं। लेकिन हाँ, जो डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है वो हमारी फीलिंग्स का है, हमारी इमोशंस का है, हमारे ख्वाबों का है। वो क्या चीज़ है जो एक इंसान को पर्पस देती है, आगे बढ़ने का हौसला देती है, अगर आपके प्लान्स फेल हो जाएं दोबारा उठने की हिम्मत देती है। दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू इनकलकेट इन पीपल। और हम बार बार इस फोरम पे इस तरह के इश्यूज़ उठाते हैं जहाँ हम बात करते हैं कि यंगस्टर्स फ़ैसला लेने से कासिर हैं, यंगस्टर्स को खौफ आता है, अनजानी चीज़ों का खौफ होता है, कल क्या हो जाए, क्योंकि उनकी दुनिया बहुत अनसर्टन है। हम जब बचपन में अपने इर्द गिर्द देखते थे तो काफ़ी चीज़ें स्टेबल नज़र आती थी हमें। मिसाल के तौर पे अगर हमारी गली के कोने में एक दुकान है तो फिज़िकली वो दुकान हमें नज़र आती थी और वो साल हर साल वहीं रहती थी। आजकल के ज़माने में चीज़ें बड़ी तेज़ रफ्तारी से बदलती हैं। ये जो ट्रांजिएंट नेचर है हमारे इर्द गिर्द के माहौल की, हम में बेचैनी पैदा करती है, हमें इस्तराब पैदा करती है। लेकिन इसके बावजूद भी, आजकल के इस तमाम बर्डन्स के बावजूद, स्ट्रेसेस के बावजूद, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने मकसद पे, अपने पर्पस पे फोकस किए हुए हैं। ये पहली सीढ़ी पढ़कर या पहली दफ़ा अपने आप को मनवा कर आपको ये बताते हैं कि बेसिकली इनके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, बट वेयर डू वी टेक देम फ्रॉम देयर?
is really the responsibility of us as a society and of course the policy makers. आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ही होनहार तालिबा से कराते हैं। इनका नाम फ़रा है और ये फ़िज़िकल चैलेंजेस के बावजूद इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया अपने एग्ज़ाम्स में, और अब ये आगे बढ़ने के लिए इनको ज़ाहिर सी बात है मदद भी दरकार है। इनकी क्या ख़यालात हैं, क्या एहसासात हैं, इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले इनके बारे में आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। अगर इरादे पुख्ता हों तो कुछ भी मुश्किल नहीं। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, घर के हालातों से या कोई भी और मसाइल है उनसे हार नहीं माननी, अपना बस एक एम्बिशन, एक मकसद वो सेट कर लेना है। इसी जज्बे ने इस बच्ची को कामयाब बनाया। बुरेवाला की होनहार तालिबा फ़रा, जिसने वालिद की माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया। मैं इस काबिल नहीं सीखा कि जी काम अल्लाह ताला ने मैंने दिखाई है। मेरी बच्ची ने माशाल्लाह मेरे घर का भी बोझ उठाया, आपदा भी उठाया। फ़रा ने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, घर का हाथ बटाया, तालीमी खर्च भी उठाया। ना मैं पढ़ सकूंगी इंशाल्लाह, ज़रूर मेरा पढ़ने का बहुत शौक़ है, मैं पढ़ूंगी और पढ़ के नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं टीचिंग में ही आना चाहती हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, जो मैंने सीखा है वो बाकियों को भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह। BSc के इम्तिहानात में जिला में पहली और पूरी जामिया में 5वीं पोजीशन हासिल की। फ़रा ने बढ़ाई अपने वालिदैन और मुल्क की शान और बता दिया ये भी है पाकिस्तान। जी जनाब, बुरेवाला में इनकी फ़र्स्ट पोजीशन आई है और 5वीं पोजीशन आई है अपनी यूनिवर्सिटी में, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है फ़रा के लिए। फ़रा को आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम फ़रा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सबसे पहले ये बताइएगा कि हमने आपके पैकेज में भी देखा कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। आपके फादर फ़िज़िकली चैलेंज्ड हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थे, लेकिन इसको कभी भी आपने अपने लिए रुकावट बनने नहीं दिया, कोई ना कोई हल इसका तलाश किया। इसके लिए आपको मोटिवेट किसने किया, इंस्पायर किसने किया, ये हौसला आपको किससे मिलता है? बचपन से ही बहुत मुश्किल हालात का सामना किया है। मेरे वालिद जो हैं वो मज़दूर थे, मज़दूरी करके उन्होंने हमें बहुत सारी मेहनत करके दिन रात हमें पढ़ाया है। इसके दिन रात हमें पढ़ाया। जब वो मैट्रिक में मैं आई हूँ तो तब भी मेरे वालिद साहब को शुगर की वजह से उनके पाँव कट गए, मजबूर हो गए वो, जिसकी वजह से घर का निज़ाम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। इसके जैसे ही मैं FSC में फर्स्ट ईयर में मैं अभी थी तो मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। मेरी और मेरी बड़ी आपी के ऊपर सारा ये घर का बोझ, घर के काम भी करने, साथ साथ अपनी स्टडी करनी, तो फिर रात को काफ़ी टाइम हो जाता था घर के काम करते हुए, पढ़ा के फिर बच्चों को रात हो जानी, फिर अपना पढ़ना, सारी रात जाग के अपना पढ़ना, और सारी रात जाग के अपना पढ़ती रही हूँ। फिर बाद में मेरे भाई ने मेहनत की है, वो भी उनकी एज इतनी नहीं थी लेकिन उन्होंने अपनी एज से ज़्यादा इसमें मेहनत की, उन्होंने भी मजदूरी की। मैंने और मेरी आपी ने हमने एकेडमी स्टार्ट की, एकेडमी पढ़ाना शुरू किया, हमने साथ साथ बच्चों को पढ़ाया, अपना पढ़ा, और इसीलिए मेरे मैट्रिक में 999 नंबर, फिर FSC में 965 और अब अल्हम्दुलिल्लाह BSc में मेरी बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में 5th पोजीशन है और ज़िला भर में मेरी अव्वल पोजीशन है। इसके लिए, इस कामयाबी के लिए मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला की और इसके साथ साथ में जो कॉलेजेस के मेरे कॉलेज के उस्ताज़ा कराम हैं उनकी मेहनत है इसमें बहुत ज़्यादा, उन्होंने तवज्जो दी, डायरेक्टर साहब ने तवज्जो दी, और घर वालों की तवज्जो से, घर में मेरे अब्बू की, मेरे भाई की और मेरे आपी, इनकी तवज्जो से मैं इस कामयाबी पर पहुँची हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आपकी इस कामयाबी पे हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं और आफरीन हैं आप और आपके घर वाले कि इतनी मुश्किलात के बाद आम तौर पे लोग ज़रा सी कोई मुश्किल हो तो उस पर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। आपने एक के बाद एक किसी भी मुश्किल का, चैलेंज का बड़ा जवाबमर्दी से सामना किया। जिस तरह कि आपने अपनी बहनों के हवाले से आपका और आपकी बहन का बताया कि आप अकेडमी में भी पढ़ाते थे, घर में ट्यूशन्स भी देते थे, घर के कामों को भी देखा और इसके बावजूद अपनी पढ़ाई का हर्ज नहीं होने दिया। लेकिन साथ साथ यहाँ जो हम इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड की बात करेंगे, बहुत अफसोस हुआ ये जानकर कि आपकी वालदा आपके दरमियान अब मौजूद नहीं है, फ़ादर की भी माजूरी है। क्या चाहती हैं, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप दैट यू वांट इन लाइफ? आपके घर में आपके बहन भाई हैं, अगर इस वक्त हमारे प्लेटफॉर्म से आप अपील कर सकें या आपकी बात हुकूमत वक्त तक पहुंचा सकें, पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचा सकें, तो उनसे क्या कहना चाहेंगी? मेरे 2 छोटे भाई हैं, मेरी बड़ी आपी जो है उनकी शादी हो चुकी है, मेरे बड़े भाई जो हैं वो मेहनत मजदूरी करते हैं, मैं और मेरे बड़े भाई, हमारी सारे घर की जो कफ़ालत है वो हमारे दोनों के सर पे है। हम, मेरे छोटे भाइयों के जो एजुकेशन के अखराजात हैं उन सब का बेड़ा हम पे है, लेकिन वो हमारे लिए करना, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं अपने लिए भी, मैं खुद भी नेक्स्ट स्टडी करना चाहती हूँ, CSS करना चाहती हूँ। जी,
मैं नेक्स्ट CSS करना चाहती हूँ, लेकिन अपने माली हालात की वजह से जो कि मुझे बहुत डर है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए मैं गवर्नमेंट से और वज़ीर आला पंजाब से ये अपील करती हूँ कि खुदारा वो मेरे छोटे बहन भाइयों के एजुकेशन की कफ़ालत का बेड़ा उठाएँ और साथ ही मेरे वालिद साहब जो कि माजूर हैं उनके इलाज मुआलजे का भी बेड़ा उठाएँ और मैं CSS मेरे भी CSS के लिए जो माली अखराजात हैं उनका बेड़ा उठाया जाए और मैं CSS करके एक फर्स्ट ऑफिसर बनना चाहती हूँ और अपने मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहती हूँ। फरा, आपकी जो लगन है और जो आपने अपने लिए गोल सेलेक्ट किया है वो यकीनन काबिल दीद है, बहुत इंस्पायरिंग है। आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं अपने इर्द गिर्द का आपने माहौल देखा, कई लोगों ने इनकरेज किया होगा, कभी किसी की बात से आप डिस्करेज भी हुई होंगी। आज जब ये बात करती हैं कि ऑफिसर बनना चाहेंगी, ये बहुत बड़ा फ्यूचर प्लान है आपके सामने और मेरे ख्याल में हम सबको आगे बढ़कर ऐसे बच्चों की, ऐसे होनहार स्टूडेंट्स की हेल्प करनी चाहिए जिन्होंने ना सिर्फ अपने लिए एक नस्बुलैन चूज़ किया है बल्कि साथ साथ वो उसके लिए मेहनत भी करते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि आप उनको किसी आसाइश के लिए पैसे दे दीजिए, लेकिन जो तालीम का जेवर है, जो यकीनन सबसे ज़्यादा कीमती जेवर है, उसके लिए मदद मांग रहे हैं। सो आई होप कि आपकी आवाज़ आगे तक भी पहुँचे। लेकिन इसके अलावा जो ये अपने लिए आपने गोल सेलेक्ट किया एक CSS ऑफिसर बनने का, इसकी क्या वजह है? जब रात को मुझे कॉलेज की तरफ से कॉल आई है कि आपकी पोजीशन आई है, उस वक्त उस रात हमारे पूरे घर में तमाम अफराद के लिए एक जश्न सा समा था। ना मेरे वालिद साहब, ना मेरे भाई, ना मैं, हम पूरी रात नहीं सो सके। और जिस दौरान हम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में अपने इनामात लेने के लिए, पोजीशन के इनामात लेने के लिए गए हैं, वो पूरा सफ़र ही मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र रहा है। और आज तक मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी खुशी दी है, इतनी खुशी से नवाजा है। और मैं नेक्स्ट जो मेरा प्लान है, मैं CSS करना चाहती हूँ। CSS करके अपने मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहती हूँ, एक फ़र्ज़ शनास ऑफिसर बनना चाहती हूँ। जैसे मेरे वालिद साहब ने मेहनत करके, मजदूरी करके हमें पाला है, तो वैसे ही मैं उनके बुढ़ापे में उन्हें सुकून देना चाहती हूँ, उनके लिए सपोर्ट बनना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके इस मिशन में इंशाल्लाह ताला दस्ते गैब से आपकी मदद हो। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों को कॉन्टैक्ट करें किसी तरह। जैसे आपने ख़ुद कहा कि यूर ए मेरिटोरियस स्टूडेंट, ऑफ कोर्स आपने अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी इंटेलेक्ट को, अपनी सलाहियतों को मनवाया है। ज़िले भर में आपकी पहली पोजीशन आई है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में आपकी 5वीं पोजीशन आई है, विच इज़ अ परफेक्ट ग्राउंड कि आपको नीट/मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल सके। और यही वजह है कि आप अपने खुद जब इस तालीम के जेवर से आरास्ता हैं तो आप यकीनन अपने भाइयों के लिए, अपने दीगर छोटे बहन भाइयों के लिए भी यही चाहती हैं और उसमें आपके लिए मदद हो। लेकिन फ़रा, यहाँ पे ये बात ज़रूर आपके तवस्सुत से कहना चाहूँगी कि आगे अगला कदम, अल्लाह ताला ने जहाँ आज तक आपको कामयाबियों से नवाजा है, आगे भी आपके लिए कुछ बेहतर ही होगा। लेकिन आपको यहाँ बुलाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि लोगों में ये जज्बा उजागर हो कि किसी भी चीज़ को ज़िंदगी में एक्सक्यूज़ ना बनाएं। आपके इर्द गिर्द अच्छी खबर, मौजिज़े, आपके लिए मिरेकल्स हर वक्त मौजूद हैं। सिर्फ आपको चाहिए उस लगन की, उस डेडिकेशन की और उस यकीन की कि थिंग्स आर ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर यू। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज के इस टॉपिक पे आई वांट यू टू पार्टिसिपेट फुली, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अपना दिल खोलें और जो आपके अंदर भड़ास भरी हुई है, जो आपके जहन में गुमान चल रहे हैं, उसका ज़रा सा हम कथासिस करें और हमारे पास जो पैनल मौजूद हैं उनसे इस बारे में राय भी लें। आपकी जो यूनिक सिचुएशंस होंगी उस पर हम इनसे मशवरा भी लेके आपको देंगे, क्योंकि ये मसला मुझे लगता है हर एक का है। अगर हम अपनी टेलीविज़न स्क्रीन की तरफ देखते हैं, ख़बरों की तरफ देखते हैं, आप और ख़ास तौर पर जो करंट अफेयर्स टॉक शो होते हैं, मैं भी करती थी, बड़े अरसे तक मैं करती रही हूँ, उसमें हम ज़िम्मेदार ठहराते हैं अपनी तमाम तर इंतज़ामिया, इसके अलावा जो भी आपकी नेशनल इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जितने फ्लॉज हैं सिस्टम में, उसका हम ज़िम्मेदार ठहराते हैं पॉलिटिशियंस को, सियासतदानों को। और इसी वजह से हमने सियासत को एक बड़ा बुरा सा नाम दे दिया है। जैसे हम किसी भी चीज़ को अगर अपने ख़िलाफ़ होता हुआ, अपने मिजाज के ख़िलाफ़ या उसूली तौर पर अपने ख़यालात से बरक्स होता हुआ देखते हैं तो हम उसको सियासत का रंग दे देते हैं। मिसाल के तौर पे जी, किसी शख्स से अगर ये पूछा जाए कि वो करियर
अंदर मैं अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं फील कर रहा, क्या वो अपने काम में खुश है, तो कहेगा नहीं जी मेरे ऑफिस एनवायरनमेंट में बड़ी पॉलिटिक्स है और ये पॉलिटिक्स मुझे आगे नहीं बढ़ने देती। इसी तरह अगर ख़वातीन से बात की जाए, उनको भी लगता है कि घरेलू या ख़ानदानी पॉलिटिक्स उनको आगे नहीं बढ़ने देती। तो आखिरकार ये पॉलिटिक्स है क्या? जितना मैंने इसको समझा है या इसको ऑब्ज़र्व किया है, मुझे ये लगता है कि ये इंटरपर्सनल आपकी रिलेशनशिप्स तो हैं जो कि कभी भी बहुत सिंपल नहीं हो सकती, उसमें कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जितने लोग हैं वो अपने अपने जहन से चीज़ों को सोचेंगे। लेकिन जिसको आप और मैं अपने ख़िलाफ़ होने वाली पॉलिटिक्स समझ रहे हैं, वो दरअसल हमारा अपना गुमान है, जिसमें हम समझते हैं कि वी आर रॉन्ग्ड, वी आर अबैंडन्ड, हमें अकेला छोड़ दिया गया है, हमें समझा नहीं जा रहा, हमें किसी खातिर में नहीं लाया जा रहा, या हमारे जो अपनी खुदादाद हमें सलाहियतें हैं, जो टैलेंट्स हैं, उसको लोग समझने से कासिर हैं। तो इस बारे में बात करेंगे कि क्या ये वाकई सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ख़यालात हैं या इनका हकीकत से भी कोई ताल्लुक़ है? क्या वाकई कोई अच्छा इंसान हो, कोई बहुत ही ज़्यादा मुखलिस इंसान हो तो उसके ख़िलाफ़ फिर लोग ताने बाने भी बुनते हैं, उसके ख़िलाफ़ प्लानिंग्स भी करते हैं? ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज़ शो, क्योंकि हम बात करेंगे घरेलू और काम पे होने वाली पॉलिटिक्स के हवाले से। एंड वी हैव जस्ट द राइट पीपल टू टॉक अबाउट दिस। हमारे साथ मौजूद हैं अ बिहेवियरल कंसल्टेंट एंड अ साइकोथेरेपिस्ट, हर नेम इज़ आयशा जमाल। थैंक यू सो मच आयशा फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं बतूर बाकर, यू आर अ साइकोलॉजिस्ट। थैंक यू बतूर फॉर बीइंग हियर एज वेल। सबसे पहले अगर आयशा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, क्या आपको लगता है कि मेरी ऑब्जर्वेशन में वज़न है कि वाकई पॉलिटिक्स या लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपके बारे में सोच के कुछ साजिशें करें, ये बेसिकली आपके अपने जहन का फतूर होता है? पार्शली ट्रू, यस, बिकॉज आई फील कि बहुत चीज़ें जो हम महसूस कर रहे होते हैं और फील कर रहे होते हैं, यस, पार्शली इट्स आवर ओन नरेशन, हमारी ख़ुद की एक्सपीरियंसेस होती हैं जिसकी वजह से हम प्रीएम्प्ट कर रहे होते हैं कि ये अब हमारे सामने अब ये चीज़ आएगी या फलाना चीज़ आएगी। सो हमारे एक जहन में एक कहानी चल रही होती है, ठीक है। लेकिन पार्शली ये भी है कि ह्यूमन बीइंग्स जब इंटरैक्ट करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, और मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन इज़ द की टू एनी कॉन्फ्लिक्ट। एब्सोल्युटली, कम्युनिकेशन इज़ द की। इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अभी तक की गुफ्तगू हमने ये की कि गुमान है या हकीकत है, क्या वाकई आपके इर्द गिर्द साजिशों के जाल बुनने जा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आसान है जी अपनी जिम्मेदारी किसी और पर ब्लेम कर देना। खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो अपने आप को बुरा लगेगा कि भाई अच्छा हम में भी कोई कमी वाकिफ़ हो सकती है जो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए आसान है ये कह देना कि अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, सास, बॉस, ये सब मेरे ख़िलाफ़ हैं, ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देते, वरना मैं तो बहुत महान हूँ। यही चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आती हैं। हम इंडिविजुअल लेवल से लेके इदारों तक जाएंगे। अभी तक की गुफ्तगू में आयशा ने कहा कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसको हल करने का बेहतरीन तरीका या पहला कदम एटलीस्ट कम्युनिकेशन है। अब हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी ऑफ मीडिया। you've seen him in plays, you've seen him produce plays, और अब इन्होंने पब्लिक लाइफ में भी कदम रखा हुआ है, तो ज़रा सियासी उमूर पर भी इनसे गुफ्तगू हो सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं कैसर निज़ामानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है कैसर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसर भाई, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आपको लगता है कि हम जब कहते हैं, और आपने तो मीडिया का और अभी भी हर फील्ड में देख लें, लोग यही ब्लेम करते हुए नज़र आते हैं, मुझ में तो 100 गुण है, आगे मैं पॉलिटिक्स की वजह से नहीं बढ़ पा रहा हूँ। देखिए, मैं हमेशा जिस तरह कहता हूँ ना कि माशरती तहफ़्फ़ुज़, सोशल सिक्योरिटी हमारे पास फुकदान है। जिस तरह अभी मैं देख रहा था, जब मैं मिक्रोफोन रूम में था तो मैं देख रहा था जो आप गुफ्तगू फरमा रहे थे सब लोग, तो उसमें यही कि हम इनसिक्योर हैं एक तरह से, दफातर में भी सियासत हो रही होती है, बात वही है मेरिट, बात वही है सोशल सिक्योरिटी, और वही जिस तरह आपने फरमाया कि हम एक दूसरे से जब कम्युनिकेट करते हैं तो इश्यूज़ उन्हीं से भी राइज होते हैं और रिजॉल्व भी होते हैं। हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उसकी वजह से, जैसे मैं मिसाल हम यूँ दूंगा कि जैसे आप यहाँ तशरीफ़ रखती हैं और कोई और अगर एंकर यहाँ पर आएंगी या आएंगे कि यार सिद्रा को मैं यहाँ से कैसे हटाऊँ जो कल मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ,
हमारी एक लैक मेंटालिटी है ना कैसे भाई, हमें लगता है कि रिसोर्सेज बहुत कम हैं और अगर आपको कुछ मिल रहा है या आप जीत रहे हैं, वो हमारा परसेप्शन ये है कि ये एट द एक्सपेंस ऑफ मी है। यानी अगर सिद्रा को ये मिल गया या कैसे भाई को कोई चीज़ मिल गई तो इससे आयशा का या बतूल का नुकसान हो गया, हमें भी मिल सकता था, लेकिन चीज़ एक ही है जो सबको चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है बतूल कि अगर इस लैक मेंटालिटी से निकलना है तो उसके लिए लोग कहते हैं कि आपको अपने आप में इतना सिक्योर आप फील करें। एक तो अल्लाह ताला पे यकीन हो कि जो मिलना है अल्लाह की तरफ से मिलना है, रिस्क अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है। लेकिन अगर उन माशरों की तरफ भी देखा जाए जो इस्लामी तालीमात पे बिलीव नहीं करते, वो भी ये मानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारा मेरिट के बगैर नहीं चल सकता, आपको अपने से बेहतर बंदा हायर करना है। लेकिन हमारी इनसिक्योरिटी का ये आलम है कि हम अपने आप को अक्ले कुल समझना चाहते हैं, अपने से बेहतर को लाना नहीं चाहते, तो फिर क्या करें? हम लोग को पहले ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एवरीवन इज़ डिफरेंट। सो अल्लाह ने हर किसी को डिफरेंट बनाया और हर कोई वी आर ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन, हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं। सो अगर हमारे पास कोई सलाहियत है और किसी और के पास कोई सलाहियत है और अगर फॉर इंस्टेंस किसी और के पास कोई और चीज़ है एंड वी डोंट हैव इट, सो हमें उससे जेलसी के बजाय अपने अंदर लर्निंग, उसकी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। उसके लिए आप डेवलपमेंट कोर्सेज कर सकते हैं रादर देन उससे एनवी हो। लेकिन बतूल एक तो होता है जेलसी एंड एनवी, दूसरी तरफ होती है चापलूसी। हमारे माशरे में हम कहते हैं कि जब हम पॉलिटिक्स की बात करें कि कामयाब बहू वो है जो सास को सबसे ज़्यादा मस्का लगाए, कामयाब ऑफिसर वो है जो बॉस को सबसे ज़्यादा मस्का लगाए। हम पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात करें कैसे भाई, करीब वही जा पहुँचते हैं जो सबसे ज़्यादा मक्खन लगाते हैं। इनकॉम्पिटेंसीज, इनकॉम्पिटेंट लोग जो होते हैं ना वो इस किस्म की हरकतें करते हैं, चापलूसी भी करेंगे, मस्का पॉलिश भी करेंगे। जिनको अपनी कैपेसिटी पे पूरा भरोसा होता है वो कभी चापलूसी नहीं करेगा, उसके बाद इतना टाइम ही नहीं होता। हमने क्या किया कि जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कोई काम शुरू कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम एक ऑर्गेनोग्राम बनाते हैं कि जी ये हमारा स्ट्रक्चर होगा, ये हमारे लोग अपॉइंट होंगे। एग्जैक्टली जब हम उस पैटर्न पे काम करते हैं, किसी भी स्पेशलाइज काम के लिए हम कस्टमाइज लोगों को रखते हैं जो उस फील्ड में स्पेशलाइज होते हैं। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है, आप देखें कि बिजनेस में जितना फेलियर हम पाकिस्तान में देखते हैं शायद कहीं इतना हमें नज़र नहीं आता। उसकी वजह हमारा एजुकेशन लेवल भी है और फिर उनमें अपॉइंटमेंट्स जो आप स्टील मिल्स की मिसाल ले लीजिए, आप EIA की मिसाल ले लीजिए, खसारा कहाँ पहुँचा। ये सब जब ये बने थे तो ये 100% प्रॉफिट में थे और विद द पैसेज ऑफ टाइम आज अगर हम देखते हैं तो ये 100% लॉस में है। लेकिन कैसे भाई यहाँ एक सवाल आता है मेरे जहन में कि जो शख्स बॉस की पोजीशन तक राइज किया है, आयशा आइडियली तो उसने इन तमाम मराहल से गुजरा है ना, तो ही शुड बी एबल टू सी थ्रू पीपल जो सिर्फ डू नथिंग लुक बिजी टाइप्स हैं, जो सिर्फ मस्का लगा रहे हैं। देखिए मेरी तारीफ कोई करे मुझे भी अच्छा लगेगा, लेकिन काम भी तो करे ना। जिसके अंदर काम करने की सलाहियत ना हो उसकी तारीफ का मैं क्या अचार डालूं? आई थिंक जहाँ जो आप बात कर रही हैं वो लीडरशिप की बात कर रही हैं और एक लीडरशिप की एक क्वालिटीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लीडरशिप ही रिप्रेजेंट करता है। सो द कल्चर दैट द लीडरशिप क्रिएट्स ट्रिकल्स डाउन, नीचे तक जाती है। सो अगर एक लीडर जो है वो मस्का पॉलिश पसंद है तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन आपको नज़र आएगी, फिर टॉप टू डाउन ये कल्चर होगा ऑर्गेनाइजेशन का। सो आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट जो लीडरशिप पोजीशंस में है वो क्या चाहते हैं अपने, वो किस किस्म का कल्चर चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। I mean, I run a center called Center of Inclusive Care, and हमारा एक feedback culture है, and उसमें ये है कि instead of people coming to me and telling me कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, eventually आती हैं चीज़ें मेरे पास भी आती हैं, but something I encourage is कि आपस में feedback दो, be direct बट विद कंपैशन। लेकिन ह्यूमन इसके अंदर नफ्सियात या अपनी हमारी जो एक फितरी अमल है उसका कितना अमल दखल होता है। मिसाल के तौर पे देखिए एक माँ लाख सबके सामने ये कहे कि मेरा बच्चों में ना कोई फेवरेट नहीं, मेरे लिए सारे बराबर है, लेकिन उसका भी कोई ना कोई फेवरेट होता है। इसी तरह बॉस का भी कोई फेवरेट होगा, इसी तरह एक घर में जो कुछ बहन भाई अगर साथ रह रहे हैं उनमें भी कुछ फेवरेट्स होंगे, सास की कोई फेवरेट बहू ज़रूर होगी। तो इस पर हमें दिल ख़राब करना चाहिए क्या सर भाई? देखिए अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, मतलब पनाह मांगता हूँ रब की जो फलक का रब है और उन क्रिएशन से जो कि उन्होंने क्रिएट की, तो उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें शर भी है तो उनमें हसद भी है। फिर जब हम पनाह मांगते हैं इन चीज़ों से तो फिर हम अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं, उनसे महफूज हो जाते हैं।
मकसद ये है कि अच्छाई और बुराई हर माशरे में होती है, हमारे माशरे में भी है। हम अभी तक इस बात का तयन नहीं कर सके हैं कि आया हम लोग मशरिक़ वुस्ता को फॉलो कर रहे हैं या हम वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। हम वो कव्वे हैं जो अपनी चाल भी भूल चुके हैं। चूने में हमने ना गोते लगा लिए हैं और हमें अपने आप को लगता है कि हम हंस बन चुके हैं, लेकिन हम कुछ नहीं हमने किया। हम सिर्फ कौवा थे जो चूने में गिर गए हैं। बहुत बुरी मिसाल है, मुझे पता है, लेकिन बहरहाल एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, राशिद मलिक बोल रहा हूँ। जी राशिद साहब, क्या कहेंगे? बस एक लाइन ही कहूँगा, एक्चुअली हमारा ना फोकस खराब है। इंसान को फोकस्ड होना चाहिए जी, उसके ऊपर हो तो फिर सारे मामला ठीक हो जाते हैं। सही। दूसरा ये कि कैसर साहब से मैं बात करना चाहूँगा, उनके लिए मैंने खास आज फोन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे आप शायद पुराने नाम से जानते होंगे, शहरियार मलिक के नाम से मैं सर बिल्कुल आपको जानते हैं मलिक साहब। बड़े अरसे बाद आपको देखा, बड़ी खुशी हुई, बड़ी सहारंगेज शख्सियत है आप। मोहब्बत के बाद आपको यकीन करें बड़ी दिल से बात करने को और देखने को दिल करता है। जबरदस्त, खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद। कुछ और ऐड करना चाहेंगे टॉपिक के हवाले से? जी, टॉपिक के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, एक बात देखिए, मैंने हम लोगों ने ज्यादा इस चीज पे है कि बच्चों को तालीम हम करते हैं, तालीम और तरबियत एक हुआ करती थी। अच्छा राशिद, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, बहैसियत एक मर्द की, आप घर में देखते हैं कि खवातीन घरेलू पॉलिटिक्स करती हैं या नहीं करती? इस पे आपकी क्या राय है? हाँ करती हैं, अपने टारगेट्स को मीट करने के लिए जरूर करती हैं। टारगेट्स, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद आप कॉल करने का। बतूल, ये टारगेट्स क्या होते हैं? ये तो स्किल्स होती हैं, जैसे नेगोशिएशन स्किल्स होनी चाहिए, तो ये भी आनी चाहिए। नहीं, खवातीन अगर घर में पॉलिटिक्स करती हैं, वो किस वजह से करती है? खर्चा ज्यादा चाहिए होता है, पॉलिटिक्स यानी पॉकेट मनी चाहिए होती है, क्या होते हैं उनके शॉपिंग के लिए तो नहीं हो सकती इतनी जंगें। आप क्या कहती हैं आयशा? आई थिंक एक डिफरेंट रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पावर, देयर इज अ क्लियर पावर प्ले, एंड आई थिंक ये बहुत ही हम कहते हैं कि पैट्रियार्कल हमारा सिस्टम है, लेकिन समवेयर औरतें ही परवरिश कर रही होती हैं मर्दों का, आई थिंक ये जो ब्लेम है ना कि इट्स येस टू अ सर्टेन एक्सटेंट, येस देयर इज ऑपरेशन, बट आई थिंक एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट आपके पास तब आती है जब आपके सामने एक औलाद होता है, जब आप उसकी परवरिश कर रहे होते हैं। अच्छा, आई हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो टू डिस्कस विद यू कैसर भाई। अक्सर लोग जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो ख़वातीन कहती हैं हम ज़्यादा निशाना हैं घरेलू पॉलिटिक्स के, मर्द हज़रात कहते हैं हम काम पे पॉलिटिक्स का शिकार हैं। तो आप और फजीला भाभी जब एक ही फील्ड में काम कर रहे थे तो आपके लिए इसको मैनेज करना कैसे मुश्किल था? बिकॉज आपके एक्सपीरियंसेस उसी इन्वायरमेंट में बिल्कुल फ़र्क होंगे काम में और फजीला भाभी के फ़र्क होंगे। ये आपका उसी सवाल का एक्सटेंशन है जी, ठीक है ना। देखिए, ख़वातीन को घरों से निकलना चाहिए काम के हवाले से, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर किसी खातून को किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में एक मौका मिलता है, उनको काम करना चाहिए। जब खातून घर से निकल के काम पे जाती हैं, जाहिर है सारा दिन मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्ट करके जब वो घर पे शाम को वापस आती हैं, किसी के दिमाग में इतनी ताकत नहीं होती कि वो इंट्रीग्स करे और सियासतें करे। हाँ। जो लोग ये करते हैं, बात वही आ जाती है ना, जैसे आपने फरमाया कि हम जब तक एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें हमारे अंदर एक वो प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेंगी, तो हमारे यहाँ बुग़्ज़ भी बढ़ जाता है, फिर वो इंट्रीग्स भी बढ़ जाती हैं। इसलिए ख़वातीन को, मर्दों को, हम सबको बिजी रहना चाहिए अपने अपने शोबे के हवाले से, अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ के हवाले से। अच्छा, आपको लगता है कि पार्टनर्स आके अपने, अगर वो वर्क लाइफ में काम के वक्त कोई इस तरह की सियासत को, प्रेशर्स को फेस कर रहे हैं, वो आके अपने स्पाउसेस से डिस्कस करते हैं, या उनका अपना इतना मसला लंबा चौड़ा होता है, जैसे यानी हस्बैंड एंड वाइफ मिलके बैठते हैं तो वाइफ शुरू हो जाती है भाई घर में पता है क्या क्या हुआ, सास ने ये किया, फलाना किया, तो मर्द को तो टाइम ही नहीं मिलता कि वो बताए कि मेरे ऑफिस में क्या कुछ हो रहा है। ये बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे पास एक चीज़ थोड़ी सी हमको क्लियर करनी चाहिए कि हम मुनाफिकत में और सियासत में थोड़ा फ़र्क कर लें। हाँ। ठीक है, सियासत का मतलब है सर्व करना, और मुनाफिकत ये है कि चोर को बोलो चोरी करो और मालिक को बोलो होशियार हो जाओ, चोरी हो रही है तुम्हारे घर। तो हम जब तक इन चीज़ों को नहीं समझेंगे कि जी सियासत में और मुनाफिकत में वाज़ेह फ़र्क है, तब तक हमारी चीज़ें उलझती चली जाती हैं। बात वही आ जाती है कि हमें जब तक अपनी लिमिट्स का अंदाज़ा नहीं होगा, या जो हमारा तयन हो चुका है बीइंग अ मुस्लिम, मुझे मेरी लिमिट्स पता है, मेरी बीवी को उसकी लिमिट्स पता है, हमें ये पता है कि हमारी पेरेंट्स के लिए हमें क्या करना है, पेरेंट्स को ये पता है कि औलाद के लिए क्या करना है।
प्रॉब्लम वहीं शुरू हो जाती है जब हम अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हैं। लेकिन चाहे वो दफाते बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन, आप जब एक ही फील्ड से ताल्लुक रखते थे, आप और फजीला भाभी, मुश्किल था लोगों को डील करना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमें पता होता है कोई आपको पसंद करता होगा, कोई उनको पसंद नहीं करता होगा, कोई उनको ज्यादा अच्छा समझता होगा एज अ परफॉर्मर, आपको नहीं समझता। ये बात आप भी समझ सकती हैं। देखिए, आपके वालिद साहब एक बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, इसी तरह आप भी टेलीविजन मीडियम में हैं, तो आप दोनों बाप बेटे जो हैं, वालिद साहब और आप ज़ाहिर है बेटी, तो आप लोगों के भी चीज़ आती होगी कि बेटी ज़्यादा टीवी पे नज़र आती हैं और वालिद साहब ब्रॉडकास्ट प्रोड्यूसर हैं, तो ये पूरा एक पैकेज है, तो यू हैव टू लिव विद इट। और ये बड़ा इसकी वजह से कभी बदगुमानी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई? देखिए, वो तो आप अगर टेलीविजन पे नहीं भी करते, आप एयरलाइंस को देख लीजिए, जहां कहने का मकसद ये था, पूछने का बल्कि, कि क्या ये प्रिफर्ड है कि हस्बैंड एंड वाइफ एक ही शोबा काम से मुंसलिक हो? ज़्यादा बेहतर होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि हमें पता होता है ना कि हमारी टाइमिंग्स क्या हैं, हम किस सिचुएशन में काम कर रहे होते हैं, किन प्रेशर्स में काम कर रहे होते हैं। वही मैंने जिस तरह अर्ज किया ना कि एक टीवी चैनल पे हम काम कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारा कैमरा, वी आर ऑल अ फैमिली। इसी तरह जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वो एक फैमिली बन जाती है, प्रोवाइडेड वही बात कि जो टीम लीडर है वो अगर उस तरीके से उस फैमिली को लेके चले तो वो फैमिली वाकई ग्रूम करती है, प्रॉस्पर करती है। और अगर नहीं तो हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं, प्रोडक्शन कंपनीज बंद हो जाती हैं, चैनल्स भी बंद हो जाते हैं, हॉस्पिटल्स बिक जाते हैं, एयरलाइंस बंद हो गई। अच्छा, यही चीज़ अगर हम कहें कि घर का जो हेड ऑफ द फैमिली है उस पर भी यही जिम्मेदारी आती है, आयद होती है। हम अक्सर देखते हैं, लोग कहते हैं कि जी घर का माहौल बहुत ख़राब है, बहुत बिगड़ा हुआ है, भाभीयों की आपस में नहीं बन रही, भाभी की और नंद की नहीं बन रही। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे घरों में अमूमन आप देखें कि जो बुज़ुर्ग हैं उनका होल्ड कमज़ोर हो जाता है। आयशा, बतूल, आप लोग क्या समझते हैं कि ये उनकी ओल्ड एज की वजह से हेल्थ डिक्लाइन करती है तो उनका होल्ड कमज़ोर हो रहा है, या इसमें कुछ और वजूहात भी शामिल हैं, फाइनेंशियल्स की वजह से भी, कि अब पहले तो वालिद साहब के पैसों पे घर चल रहा था, सारे बहन भाई चुप करके सुनते थे, लेकिन अब वालदा को क्योंकि बेटों से पैसे लेने पड़ रहे हैं, पावर प्ले बिल्कुल बदल चुका है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप क्या समझती हैं? देखिए, जहाँ लीडरशिप, कमांड एंड कंट्रोल पे अगर काम कर रही है, फिर कमांड एंड कंट्रोल तो खाली इमरजेंसी सिचुएशंस में वर्क करती हैं। तो अगर फैमिली का हेड अगर कमांड एंड कंट्रोल पे काम कर रहा है तो जो उसकी जो फैमिली है वो एक पॉइंट तक सुनेगी और फिर एक पॉइंट पे रिटालिएट करेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इवन हम सब वेदर वी लाइक इट और नॉट, हम सब एक लीडर्स हैं अपने अपने रोल्स में। So yeah, that's a good example कि I think yes, एज के साथ obviously उनकी पावर एंड कमांड एंड कंट्रोल वीकर भी होती जाती है। So then children push where it moves. एक इंटरेस्टिंग मोड इसलिए भी है लाइफ का क्योंकि आप देखिए कि अब कहते हैं वक्त के साथ साथ हमारा मिजाज काफ़ी पुख्ता होता चला जाता है, हमें लचक कम हो जाती है, हमारे तौर तरीके क्योंकि सालों से हमने प्रैक्टिस किए होते हैं, हमारे बिहेवियर सेट हो जाते हैं, हमें पता है हमें किस बात पर गुस्सा आएगा, हम अपने रिएक्शंस को मैनेज नहीं कर सकते। तो बुजुर्गों से या बड़ी उम्र के लोगों से या इवन मैं तो कहती हूँ कि 40 के बाद तमाम लोगों से ये एक्सपेक्ट करना कि वो अपने तौर तरीके बदल लेंगे, ये मेरे ख्याल में दीवार में सर मारने के बराबर है। लेकिन बतूल, अब अगर इर्द गिर्द आपके ऐसे लोग हों जिनकी पर्सनालिटी में लचक नहीं है, चाहे वो उनकी पोजीशन और अथॉरिटी की वजह से या उनके मिजाज की वजह से, तो फिर जो दूसरा शख्स है जो फील कर रहा है कि यार मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरी कोई सुनवाई नहीं है, मेरे साथ कोई फेवरेटिज्म नहीं हो रहा बल्कि मेरे साथ गलत सलूक हो रहा है, उसको क्या करना चाहिए? लेकिन विक्टिमाइजेशन तो होती है फिर जब उसे लगे कि आई एम टारगेटेड, सब मिलके और अनफेयर हो रहा है मेरे साथ। सो आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड योर ट्रिगर्स कि हमें क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपकी गॉसिप कर रहा है तो व्हाट इज़ द बेसिकली मोटिव बिहाइंड इट। अगर आपकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है सो यू अंडरस्टैंड कि मेरे लिए मेरी रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो गॉसिप से ख़राब हो रही है। सो व्हाट कैन यू डू अबाउट इट इज़ हम लोग उसके लिए बेटर कम्युनिकेशन करें। लेकिन फिर बतूल, जैसे लोग कहते हैं कि बातें बनाने वालों की ज़ुबान तो आप रोक नहीं सकते, जितने लोग होंगे उतने मुँह उतनी बातें, तो फिर ये चीज़ को हम अपने ऊपर हावी क्यों होने देते हैं? ये तो अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। लाइक हर किसी की डिफरेंट EQ होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस।
सो उस जितनी ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस होगी उतना ज़्यादा वील बी एबल टू डील विद आवर स्ट्रेसेस। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें बात है जो कि नफ्सियाती पहलू से करना बहुत ज़रूरी है। क्या आपने ये सोचा है कि हम अक्सर जब एक बच्चा घर में होता है हम उसको ये तलकीन करते हैं, बेटा अच्छे बच्चे ऐसी चीज़ नहीं करते, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, अच्छे बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, अच्छे बच्चे बड़ों की बात मानते हैं, यानी आपने एक बच्चे की ज़िंदगी का महवर अच्छे होने पर बना दिया जो कि आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक है। अक्सर देखने में ये भी आया है कि जो लोग ज़्यादा कंप्लेन करते हैं सियासत की या दिल बर्दाश्ता होते हैं, या जैसे अभी आपने यहाँ पे इमोशनल क्वेश्चन का जिक्र किया, उनमें एक क्वालिटी पाई जाती है, वो है पीपल प्लीजिंग, यानी अपनी ज़ात की, अपने जज्बात की नफ़ी करते हुए दूसरों को खुश रखना। और मेरे लिए जब दूसरों की खुशी इतनी अहम हो जाएगी तो फिर मैं उनके जो जेस्चर्स हैं, उनके चेहरे के जो तासुरात हैं, उसको ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दूंगी, क्योंकि मैंने अपनी ज़ात का महवर दूसरे को बना दिया। व्हाट यू नीड टू हैव इज़ यू नो अ वेरी सिक्योर डिटैचमेंट, कि आपको ये यकीन हो कि आप अच्छे हैं और आप अपने आप से अनकंडीशनली मोहब्बत करते हैं। और ये सेल्फिश होने की बात नहीं है, लेकिन जहाँ आपने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया कि आप मुझसे खुश हैं तो मैं अच्छा फील कर रही हूँ, आप मुझसे नाराज़ हैं तो मैं बुरा फील कर रही हूँ, वहाँ पे गेम पैकअप हो जाती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक और उसके बारे में बात करेंगे। पीपल प्लीजिंग ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है, ये एपिडेमिक बन गया है, ये वबाई अमराज की तरह फैल रहा है, इस पर बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुफ्तगू को वहीं से आगे लेके चलेंगे। पीपल प्लीजिंग की बात कर रहे थे, यानी वो लोग जो ज़्यादा दिल बर्दाश्ता होते हैं, असल में उनके अंदर कहीं ना कहीं ये गुमान होता है कि लोग हर वक्त मेरी तारीफ़ करें, वो अपने आप में मुकम्मल फ़ील नहीं करते और उनके लिए ज़रूरी होता है कि दूसरों के तासुरात, उनके जेस्चर से बार बार उनको ये वैलिडेशन मिले कि वो बहुत अच्छे हैं। और जाहिर सी बात है, दिस इज़ सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर डिज़ास्टर, क्योंकि हर वक्त हर कोई आपसे खुश नहीं रह सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हमारी परवरिश की वजह से होता है, हमारी तालीम की वजह से होता है, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं अपनी जो वैल्यू है वो किस तरह एसोसिएट कर लेते हैं खूबसूरती से, माल दौलत से, या फिर दुनिया के जो टाइटल्स हैं उनसे। क्या कहते हैं कैसे भाई? देखिए, हमको एक बात समझनी चाहिए जो कि एक हकीकत है, चाहे लोग उसको, मेरी बात को निगेट करें। हमारे यहाँ कल्चरल डिफरेंसेस हैं जी। देखिए, हम कराची में रहते हैं ना, कराची में मुख्तलिफ कल्चर से रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर। बिल्कुल, सिंधी कल्चर भी है हमारे पास, बंगाली कल्चर भी है, पंजाबी कल्चर भी है, जितने पाकिस्तान के कल्चर हैं यहाँ तमाम है। अब जब हम लोग अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए अपने अपने घरों में जब परवरिश पाते हैं और किसी एक ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पर तमाम हम लोग यूनाइट हो जाते हैं, तो डिफरेंसेस नज़र आते हैं। तो यही जो डिफरेंसेस हैं, यही हमारी इनसिक्योरिटीज़ का बायस भी बनती है, क्योंकि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की खातिर हम कोई ऐसी न चाहते हुए भी हरकतें करते हैं कि हम ज़रा सुपीरियर लगें। कैसे भाई, और आप लोगों से भी यही सवाल होगा कि हमारे जो अगर 90s की दिहाई देखें, क्लोज्ड माशरा ज़्यादा था, इंटरनेट नहीं था, बाकी चीज़ें नहीं थी, उस वक्त हम ज़्यादा सुनते थे कि लसानी बुनियादों पे कौन सी ज़बान बोलते हो, किस इलाके में रहते हो, किस इलाके से आए हो, ये हमारी पॉलिटिक्स और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़ा सुना जाता था। बल्कि अक्सर आप ऐसी जगहें जैसे कराची में, आपने सही कहा कि आप हमेशा देखेंगे कि ख़ास ज़बान बोलने वालों का ग्रुप साथ हो गया है, एक ख़ास यूनिवर्सिटी से आए हुए लोगों का ग्रुप साथ हो गया है, और फिर वो समझते हैं कि भाई दूसरा आउटसाइडर है, इसको एंट्री नहीं देनी अपने यहाँ। आज इसका रुझान आपको कुछ कम लगता है या अभी भी अपनी पीक पर है? यहाँ फिर मैं बात करूँगा। देखिए, हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है ना, ये भी इसमें बड़ा काउंट करता है। ख़वातीन से मैं बात अगर शुरू करूँ तो मैं सबको इन जनरल बात कर रहा हूँ। देखिए, हमारे लिए जब हम छोटे होते हैं तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि क्लास 9th और 10th में हमारे मार्क्स अच्छे हैं तो हमें अपनी मर्जी के कॉलेज में एडमिशन मिले। सही। वो मेहनत करते करते जब आप इंटर करते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि हमारे मार्क्स इतने अच्छे हैं कि हमें मेडिकल में या इंजीनियरिंग में या अकाउंट्स की तरफ हमारा रुझान होता है, हमें वहाँ किसी प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। कोई भी मर्द, मैं मर्दों की बात करूँगा, वो डीमोरलाइज ही वहीं से होता है जब उसको किसी प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। सही। वो फिर समझा यूँ जाता है कि अगर उसने BSc कर लिया या BA कर लिया तो ही हैज बिकम अ लायबिलिटी फॉर योर माशरा। एब्सोल्युटली।
आपने यानी जो वैल्यू सिस्टम है वहीं से शुरू हो गया कि अब तुम इतने वैल्यूबल नहीं हो माशरे तो में। वही आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपको वहीं से शटर होना शुरू हो जाता है ना कि जी। और फिर आप बहाने ढूंढते हैं कि क्यों नहीं, अच्छा जी कोटा सिस्टम लगा हुआ है शायद इसलिए नहीं जा पाया, उसके पास पैसे ज्यादा हैं, वो बड़ी गाड़ी में आया, उसने कोई सोर्स लगा ली। अब ये वो तमाम स्टोरीज है जो आप सोचते हैं, मगर इसमें एक रियलिटी का पहलू भी है। आयशा, जब हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं या अगर आप जैसे किसी अस्पताल में प्रैक्टिस कर रही हैं, हम आए दिन ऐसी बातें सुनते हैं जी वो उनका ये भी लाहौर से है ना, तो वो उस मैनेजर को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जो लाहौर से आया है, या फिर जब शिफ्ट इंचार्ज है वो शिफ्ट लगा रहा है, अच्छा वो भी क्योंकि फलाने शहर से है, दूसरा भी वहीं से है, तो उसको ज़्यादा फेवर करता है। ये आज तक है हमारे यहाँ और ये बड़ी कॉमन फिनोमेना है। मैं सुनती ज़रूर हूँ इसके बारे में, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ, बट येस यू डू गेट टू हियर दिस अ लॉट कि हाँ मेरे ख्याल से ग्रोहों में तो अल्लाह ताला ने बनाया है ना, मैं कबीले बना दिए हैं ना, हाँ। तो वो एक होती है, लेकिन आई थिंक जो लोग ओपन माइंडेड लोग होते हैं वो लोग फिर इस तरह नहीं सोचते हैं, ऑफ कोर्स लैंग्वेज पुल्स यू। अच्छा, अगर आप एक ही लैंग्वेज पब्लिक सेटअप से नहीं आए हैं, जो भी कैसे भाई यहाँ पे इशारा करता है, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, मोर और लेस आपका स्ट्रैटा एक बेहतर स्ट्रैटा है, अल्लाह ताला ने आपको मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में, वहाँ पे आपको ये चीज़ें फील नहीं होती, लेकिन ये जो फिल्टर ये पर्सपेक्टिव है, मुझे लगता है कि इससे नीचे तबकों में ज़्यादा लोग फील करते हैं। इज़ दैट ट्रू बतूल? आई थिंक दैट्स ट्रू बिकॉज आई हैव हैड अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स जो ये डिस्कस करते हैं, एंड जब आप उन्हें प्रोब करें तो वो यही बोलते हैं कि मे बी वो सारे लोग जो हैं वो रेफरेंस पे आ गए बिकॉज दे न्यू पीपल हु आर मोर इन्फ्लुएंशियल। सो आई टेल देम अबाउट नेटवर्किंग, एंड अनफॉर्चुनेटली उन लोग के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होती एंड ना ही वो इन्फॉर्मेशन होती है दैट हाउ टू गेट इनरोल्ड और हाउ टू गेट जॉब्स इन सर्टन मे बी मल्टीनेशनल्स जो वो लोग चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ सोर्स की बात नहीं रह जाती, लोग अपने आप को अपने हुलिये पे जज होता हुआ फील करते हैं, गाड़ी पे जज करते हैं कि भाई मैं इतनी बड़ी तकरीब में जा रहा हूँ, मेरी छोटी सी गाड़ी वहाँ पे कितनी अजीब सी लगेगी, या मेरे पास कपड़े नहीं है वहाँ पे सही पहनने के लिए। आप नेटवर्किंग का मशवरा दें तो लोग यही कहते हैं कि जी हम किसी ऐसे रेस्टोरेंट में चले गए जहाँ पे सब अंग्रेजी में अगर बात कर रहे हैं, या मुझसे मेन्यू का कोई चीज़ मैंने मिस प्रोनाउंस कर दी। दीज आर ऑल वेरी डीप सीटेड इनसिक्योरिटीज। लेकिन क्या इसके बेसिस पे कैसे भाई कैन मेरिट ओवरकम दिस, इट विल बी माई क्वेश्चन, कि क्या हम लोगों को ये कह सकते हैं कि ठीक है कुछ लोग इस तरह से सोच सकते हैं, आपको अपनी सोच को बुलंद करना है और आपकी मेहनत आपकी सलाहियत आपके लिए रास्ते खोल सकती है। इज दैट ट्रू? देखिए मेरिट का तो कोई दूसरा नेमुल बदल हो ही नहीं सकता। मिसाल देता हूँ मैं आपको छोटी सी, हम सब माशाल्लाह मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं। मेरा अगर बच्चा बीमार होता है जी, और सामने जो डॉक्टर है वो भले मुस्लिम हो, लेकिन वो चीटिंग करके या अनफेयर मीन्स यूज़ करके उसने किसी तरह डिग्री ले ली है, या वो एक क्वैक है और वो हॉस्पिटल या क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है, और उसके साथ ही एक ऐसा आदमी है जो कि शायद मुस्लिम नहीं है लेकिन ही इज़ अ कॉम्पिटेंट डॉक्टर, तो मैं ये नहीं देखता कि मुझे किसके पास जाना है, मुझे अपने बच्चे को दिखाना है तो मैं उसके पास लेके जाऊँगा जो कॉम्पिटेंसी। ठीक है, तो मेरिट या कॉम्पिटेंसी का कोई दूसरा नेमल बदल हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ मामला कहाँ ख़राब होता है, जहाँ पर हम मेरिट का कत्ल करते हैं। जब ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं और अपने मनपसंद लोगों को, सबकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, अपने मनपसंद लोगों को कि जी वो मेरे चक का है, वो मेरे गांव का है, उसको नौकरी नहीं, उसको चलो जी वहाँ से हम यहाँ ले आते हैं, उसको यहाँ फिट इन करता हूँ, जबकि एक ऐसा आदमी जो कि डिज़र्व करता है वो जॉब, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं रखता या जान पहचान नहीं रखता, वो रह जाता। अच्छा कैसे भाई, इस पर ज़रा सी इंटरजेक्शन ये चाहूँगी कि देखें कभी कभार मेरी अकल इस बात को नहीं मानती कि एक सियासतदान भी तो एट द एंड ऑफ द डे एक दिल रखता होगा ना, एक इंसान है। क्या ये वाकई एक ब्लेटेंट किस्म की अपॉइंटमेंट होती है प्योरली बेस्ड ऑन कि जी मैंने सोचा और मेरा फेवरेट है या इसके वजह से मुझे फ़ायदा होगा, या फिर आपको कहीं ना कहीं मुगालता होता है कि ये शख्स शायद परफॉर्म भी कर लेगा? हम देखें छोटी सी, मैं किसी को, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं किसी को मौरूद इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। या हालिया बारिशें हुई हैं कराची, हम सबके सामने है, यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट भी है, हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट भी है जी। और फॉर्चुनेटली तीनों गवर्नमेंट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने टीवी पर आकर बड़े बड़े बांग बाला दावे किए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या उनकी नीयत भी थी? अगर नीयत थी तो क्या वो इतने कॉम्पिटेंट थे? और अगर कॉम्पिटेंट थे
तो काम क्यों नहीं हो सका? तो तब्दीली भी तो हमारे यहाँ बराए तब्दीली आती है, यानी विदाउट टेकिंग नेम्स। अगर आप सूबाई सेटअप की बात करें, वहाँ पे एक बल्दियाती उमूर को देखने वाले सूबाई वजीर थे, आपने फ़ौरन उनसे वजारत छीन ली और लोगों ने शायद ये समझा कि ये तब्दीली आई है तो कॉम्पिटेंट तब्दीली आई होगी, वो मामला तो वहीं का वहीं। हम लोग जब when there's a will, there's a way, ठीक है ना। जब हमारे पास ये पब्लिक ऑफिसेज हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास फंड्स हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर मेरी विल नहीं है तो मैं विल भी नहीं है और अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। यानी मेरी विल तो चले नहीं है, लेकिन साथ में कोई पूछने वाला भी नहीं है ना, यानी ना माशरा आपसे पूछेगा ना कोई और आपकी अकाउंटेबिलिटी करेगा। देखिए अक्सर वो शख्स जो अपने आप को सियासत का विक्टिम समझते हैं, उनके दिल में सारी चीज़ों से जब आप हिम्मत हार जाते हैं, आप कहते हैं जी ना इनको सिस्टम पकड़ेगा ना अकाउंटेबिलिटी होगी, वो यहाँ से भी चोर रास्ते से निकल जाएंगे, फिर हम तवक्कल करते हैं अल्लाह के कानून पर। हम कहते हैं अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, कहीं ना कहीं मेरे साथ इंसाफ होगा। लेकिन व्हाट आई वांट टू से इज़ कि यहाँ पे दो पहलू बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि आप उस गलती पे जो आपके साथ हुई है, जो विक्टिमाइजेशन हुई है, उस पर दूसरों को माफ़ नहीं कर पा रहे, लेकिन इसमें ज़्यादा अहम पहलू ये भी है कि आप अपने आप को भी नहीं माफ़ कर पा रहे कि आपने अपने साथ ये क्यों होने दिया। और अगर आपने अपनी उस नेगेटिव माइंडसेट से निकलना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि जैसे कैसर भाई कहते हैं, मेरा पूरा पैनल कह रहा था कि पैनल का वो आपका मेरिट का कोई नेमल बदल नहीं है, मेरिट अपना रास्ता बना लेता है। लेकिन अगर आप एक बंद दरवाजे की तरफ देखते रहें, कुड़ते रहें, जलते रहें, आप इंतज़ार करें कि मेरे बॉस ने मेरे साथ बुरा किया था, जब तक इसको अल्लाह मियाँ सज़ा नहीं देगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तो बस जी आपका काम खराब। जब छोटे थे ना सिद्रा, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो अगर उस वक्त की गवर्नमेंट कोई गड़बड़ करती थी या कोई गलत फैसले लेती थी तो पब्लिक रोडों पे निकलती थी, पथराव होते थे, रोड बंद हो जाते थे और मजबूरन वो अनपॉपुलर फैसला गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ता था। आज के दौर में भी बहुत सारे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी बहुत से अनपॉपुलर फैसले हो रहे होते हैं जो कि हमारे मिजाज पे बहुत गिरा गुजर रहे होते हैं, लेकिन कैसर बाहर नहीं निकलता, एहतजाज नहीं करता। मेरा मकसद पथराव करना नहीं है, लेकिन कम से कम अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करना जरूरी है कि जी ये आप गलत कर रहे हैं। बिल्कुल, किसी भी गलत रविश को मैं हम कुछ नहीं करते, छोटी सी बात फोन उठाते हैं और पूरी अपनी एनर्जीज उसके ऊपर हम ड्रेन आउट कर देते हैं। कीबोर्ड मुजाहिद बन गए ना हम। ये एक बड़ा अलमिया हो चुका है। एनीथिंग यू वांट टू ऐड आयशा बिफोर वी क्लोज द शो? आई थिंक इट्स अ वेरी रिच टॉपिक, इस पे बात ख़त्म नहीं हो सकती। सही। एंड आई थिंक चले एक टिप दे दीजिए उनको जो समझते हैं कि हमारे साथ सियासत हो रही है, हमारी टांग खींची जा रही है, वो क्या करें? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलें और ओनरशिप लें अपनी फीलिंग्स को, और ये क्लैरिफाई करें कि वाकई सामने वाला ऐसा सोच रहा है। क्योंकि समटाइम्स हमारे जहन में एक कहानी चल रही होती है, मुझे लग रहा है आप मुझे स्नब करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या तुम आप मुझे क्या स्लाइड करना चाह रहे हैं? मुझे तो कभी-कभी लगता है इस वेरिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू स्टॉप, आपने जो बिल्कुल सही इशारा किया, यू जस्ट हैव टू स्टॉप टेलिंग योरसेल्फ दैट स्टोरी। अगर आपके पास ये मौका मौजूद नहीं भी है कि अगले को कन्फ्रंट करें, बात करें, या आपको लगता है अथॉरिटी की वजह से, टाइमिंग की वजह से इट्स जस्ट नॉट गोइंग टू हैपन, जस्ट स्टॉप टेलिंग योरसेल्फ दैट स्टोरी। बतूल, एनी टिप यू वांट टू ऐड? आई थिंक एवरीडे जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, सो हम अपने आप को देखें एंड वी टेल दैट व्हाट डू वी सी इन आवरसेल्व्स डिस्पाइट ऑफ ऑल द बिलीफ सोसाइटी हैज़ अबाउट अस, कि हमारी क्या क्वालिफिकेशन है या हमारी क्या अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं। जस्ट सी एज वी आर and as we want ourselves to be, and if we are far behind a real self and an ideal self, then we work towards improving it without any other benchmarks. Thank you so much Batul, Aisha and कैसर भाई for being here. आपने अपने life experiences, observations share की, और बतूल आप ही के टिप से मुझे याद आया, Marissa Peers, I really follow her work. She's a therapist and she talks about transformational therapy. वो नहीं बिलीव करती नहीं कि आप महीनों सालों थेरेपी में गुजारे, वो कहती हैं कि 5 मिनट 10 मिनट अगर आप फैसला कर लें तो फिर चीज़ें बदल सकती हैं और आप अपने अंदर तब्दीली ला सकते हैं। शी सजेस्ट वन टिप, और ये मेरे ख्याल में लो कॉन्फिडेंस हो, आप अपने आप को सियासत का जिम्मेदार समझ रहे हो, निशाना समझ रहे हो, विक्टिम समझ रहे हो, ये हर सिचुएशन में अप्लाई करती है। टेक अ मार्कर और टेक अ लिपस्टिक और अपने मिरर पे, जिसको आप रोज़ाना जिस आईने को देखते हैं, उस पे लिख दीजिए मैं काफ़ी हूँ, आई एम इनफ। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यू डोंट हैव टू प्लीज पीपल। अपने आप को खुद अफर्म कीजिए इसके लिए कि दुनिया आपकी सलाहियतों को माने, आपको आपका मकाम दे जो आप राइटफुली ओन करते हैं। सबसे पहला कदम है कि आप खुद अपने आप पे वो यकीन रखें। आई होप दैट दिस टिप इज गोइंग टू हेल्प यू। इसके बारे में अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।